मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, खर्चा पानी, ये देने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन कौन लोग मेंटेनेंस ले सकते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस देने की, अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता तो उसको कितनी सजा मिल सकती है। तो सारी चीज सीखते हैं, यही चीज बताई गई आपकी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर। 125 ये कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, यानी कोर्ट क्या कर सकती है 125 के तहत ऑर्डर कर सकती है मेंटेनेंस देने के लिए। किसके मेंटेनेंस के लिए? वाइव्स के लिए। वाइव्स मतलब पत्नियां, यानी एक पत्नी है, दो पत्नी है, या फिर चिल्ड्रन जो उसके बच्चे हैं, या फिर पेरेंट्स जो उसके माँ बाप हैं, कि भाई तू तेरे माँ बाप का गुजारा करेगा, तू तेरे बच्चों का गुजारा करेगा, तू तेरी पत्नियों का गुजारा करेगा, और इनके गुजारा के लिए तुझे कोई ना कोई भत्ता देना पड़ेगा, कोई ना कोई रकम देनी पड़ेगी। ये कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है जी। तो ये सेक्शन 5 तरह की बात कहता है। पहली बात ये कहता है कि जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी किसकी बनेगी। तो घर के अंदर जो इंसान कमाता है और उसके पास कमाई के अगर अच्छे सोर्सेज हैं, तब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पत्नी का भी गुजारा करे। किस पत्नी का गुजारा करे? जो पत्नी कमाने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, यानी खुद अपने लिए इतना नहीं कमा पाती कि अपना गुजारा खुद कर सके, तब इसकी जिम्मेदारी बनेगी कि अपनी पत्नी का गुजारा करे। या फिर इनके जो बच्चे हैं और अभी 18 साल से कम है, इनके बच्चे हैं और 18 साल से कम है, अभी 18 के नहीं हुए, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बनेगी कि इन बच्चों का पालन पोषण ये करे, इनका गुजारा ये करे। या तो इनके सगे बच्चे हो या फिर भले ही सौतेला बच्चा हो। जैसे इसने दूसरी शादी कर ली तो पत्नी अपने साथ किसी और बच्चे को ले आई, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की बनेगी। या इन्होंने अगर किसी को ऐसे अडॉप्ट किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी इन्हीं की बनेगी। या फिर बच्चों की उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई हो, बच्चों की उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई हो, लेकिन वो बच्चे फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं है। यानी कि कुछ बच्चे आपने देखे होगा ना कि बचपन से दिमाग से पैदल हो जाते हैं, यानी कि मेंटल हो जाते हैं। तो भाई जिस इंसान को नहाने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, वो कमाएगा क्या? तो भले ही उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई हो, भाई पागल है वो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की बनेगी कि अब इसकी जिम्मेदारी है कि उसका गुजारा करे, उसका पालन पोषण करें। या फिर कुछ बच्चे फिजिकली हो जाते हैं, जैसे बचपन में पोलियो में आ गए तो भी हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तो फिर वो कमाएंगे क्या? खुद के लिए नहीं कमा सकते, तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की होती है। या फिर कुछ बच्चे जैसे आपने देखा होगा बचपन से ही अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, भाई जो देख ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, वो बेचारा अब क्या कमाएगा? तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की है जो अच्छा खासा कमाता है, जिसके पास कमाई के सोर्सेज हैं। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका खर्चा भी उठाए, इनका खर्चा भी उठाए। इनका खर्चा कब उठाए? जब ये इनकैपेबल है। इनका तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इनका कब? जब ये इनकैपेबल है। और पत्नी का भी कब? जब ये भी इनकैपेबल है। और इसी तरह माँ बाप, अगर इसके माँ बाप हैं, इसके जो माँ बाप हैं, अगर ये भी इनकैपेबल हैं, ये अपने कमाई के लिए, ये अपने गुजारे के लिए खुद नहीं कमा सकते, यानी कि कोई ऐसी पेंशन नहीं आती कि जिससे इनका गुजारा हो जाए, तो ऐसे में अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका गुजारा भी ये करे, इनका पालन पोषण भी करे। और अगर ये इनका पालन पोषण नहीं करता तो फर्स्ट कैटेगरी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? इसको ऑर्डर दे सकता है कि भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरे माँ बाप को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, तेरी पत्नी की, तेरे बच्चों को, और तेरे इन बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी होगी। लेकिन अगर इसकी किसी बच्ची ने, किसी लड़की ने, मान के चलो इसकी कोई लड़की है और 18 साल से पहले ही, यानी कि माइनर ने 18 साल से पहले ही इसकी लड़की ने शादी कर ली। आपको पता है शादी की उम्र 18 साल की होती है, लेकिन 18 साल से पहले ही इसकी किसी लड़की ने, मान के चलो कोई भी लड़की थी, एक लड़की थी, दो लड़की थी, एक लड़की ने शादी कर ली, इस लड़के के साथ में शादी कर ली, और जिसके साथ में शादी की ये भी कुछ नहीं कमाता, ये भी कमाने में मतलब इनकैपेबल ही है, ये अभी तक कुछ नहीं कमाता, और लड़की की उम्र मान के चलते हैं 17 साल मान लो, 16 साल मान लो, 18 से कम है, तो अब ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पति की होगी? नहीं। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, भले ही उसने किसी के साथ में शादी की हो या ना की हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी। तो अब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की रहेगी, क्यों? क्योंकि अभी तक ये 18 की नहीं हुई है। या फिर अगर 18 साल से ज्यादा बच्चा हो जाता है और वो ऐसे इनकैपेबल नहीं है, मेंटली प्रिपेयर है और फिजिकल भी प्रिपेयर है, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर 18 से आप ऊपर हो चुके हो, अपना कमाइए, धमाइए, खाइए, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहां तक आई थिंक बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इनका मेंटेनेंस इनको ना दे, इनका पालन पोषण ना करे, तब ये लोग क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और इसकी सूचना दे सकते हैं कि ये इंसान हमारा पालन पोषण नहीं कर रहा। तब कोर्ट क्या करेगी? इसको मेंटेनेंस देने के लिए कह देगी कि भाई इनका भरण पोषण अब तेरे को ही करना पड़ेगा। तो जो भी लगेगा, अब कोर्ट कितना करेगी? तो कोर्ट को जो ठीक लगेगा,
देखिए 2001 से पहले क्या होता था, सिर्फ 500 रुपए का ऑर्डर देती थी कि जैसे बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए दे दो, पत्नी के भरण पोषण के लिए 500 दे दो, माँ बाप के मेंटेनेंस के लिए 500 दे दो। अब 2001 के बाद अमेंडमेंट हो गया, उसमें कोर्ट क्या करेगी, इसकी हैसियत देख के कि भाई ये खुद कितना कमाता धमाता है, इसके पास कमाई के कितने सोर्सेज हैं, उसके अनुसार ही क्या करेगा, फिर इसको मेंटेनेंस के ऑर्डर देगी। अगर माँ बाप कार्रवाई करेंगे तो माँ बाप के लिए जितना ठीक है 5,000, 4,000, 8,000, पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस करती है 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, इसकी हैसियत देख के कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर कर देगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और सीखिए कि मान के चलिए माँ बाप है, ये माँ बाप है, अब इस माँ बाप के होंगे 4 बच्चे, चारों लड़के, और माँ बाप ने क्या किया, माँ बाप ने इसके ऊपर केस कर दिया मेंटेनेंस का कि ये बच्चा हमारा भरण पोषण नहीं कर रहा। तो क्या अब ऐसे में इनका जो भरण पोषण है, इनके मेंटेनेंस के लिए क्या कोर्ट इस अकेले के ऊपर दबाव डालेगी कि भाई तू तेरे माँ बाप को हर महीने 10,000 रुपए दे उनके खर्चे पाने के लिए? तो कल ही एक जजमेंट आया है हिमाचल हाई कोर्ट का, और उसके अंदर ऐसा ही सेम केस था। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, ये लिया कि अगर एक बच्चे के ऊपर केस है ना, तब कोर्ट चारों बच्चों को ही ऑर्डर देगी कि अगर आपको 10,000 रुपए देने हैं, मान के चलते हैं, तो आप चारों को 2,500 अपने माँ बाप तक 10,000 रुपए पहुंचाने। तो यानी कि भले ही माँ बाप एक के ऊपर केस करो, लेकिन मेंटेनेंस जो देंगे वो चारों बच्चे बराबर ही देंगे, यानी चारों लड़के हैं वो बराबर ही मेंटेनेंस देंगे। लेकिन अगर यहीं पे मान के चलो माँ बाप की एकलौती लड़की है, माँ बाप की एकलौती लड़की है, अब माँ बाप कमाने में असमर्थ हो गए, यानी कि इनकैपेबल हो गए, अब वो नहीं कमा सकते, बूढ़े हो गए, इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो गए कि खाट पे रहते हैं, अब खाट को नहीं छोड़ सकते, पर खाने पीने के लिए तो खुराक तो चाहिए ना। अब एक एकलौती लड़की थी ये लड़की, और इस लड़की की भी शादी हो चुकी है, तो क्या अब ये माँ बाप इस लड़की के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे से हमको खर्चा पानी दिलवाइए? तो ये चीज आप मेरे को बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या अब इसको कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि अपने माँ बाप को पालिए? तो ये चीज आप मेरे को बताइए, मैं कमेंट में आपका आंसर का जरूर वेट करूंगा। लेकिन ये जो मेंटेनेंस की जो कार्रवाई चलती है कितने दिन तक चलती है, तो ये चलेगी जी आपकी 60 दिन तक। यानी कि अगर बच्चे अपने पापा के ऊपर, या पत्नी अपने पति के ऊपर, या फिर माँ बाप अपने बेटे के ऊपर अगर ऐसा केस करते हैं, तो वो केस कितने दिन तक चलेगा, यानी कितने दिन में उसका फैसला कोर्ट कर देगी? तो फैसला कोर्ट करेगी सिर्फ 60 दिन के अंदर। ये नहीं कि वो 6 साल तक चलेगा, पहले दिन से लेके, यानी कि पहले दिन जब कोर्ट के पास में वो आवेदन आया, वो एप्लीकेशन आई कि मेरा बच्चा मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा, मेरा पति मेरा खर्चा पानी नहीं दे रहा, मेरा पापा मेरा खर्चा पानी नहीं दे रहा, जब ये ऐसे केस करेंगे तो 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट क्या कर लेगी, डिसीजन ले लेगी कि इसको मेंटेनेंस देना है तो कितना देना है, और देना है तो कब से लेके कब तक का देना है। यानी कि जो 60 दिन का खर्चा क्या ये भी देना है, क्या वकीलों का जो खर्चा लगा, कोर्ट का जो खर्चा लगा, क्या ये भी देना? तो सब कोर्ट डिसाइड कर देगी 60 दिन के अंदर, और कितना कितना खर्चा, कितनी कितनी रकम इनको देनी है। तो ये चीज बता रखी है जी, पहली पॉइंट। अगर आपको समझ में आया है नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। दूसरी बात ये कहता है कि कब से कब तक, कब से लेके कब तक मेंटेनेंस कोर्ट लगा सकती है। देखिए जिस दिन मेंटेनेंस के लिए आवेदन आया, एप्लीकेशन आया है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 60 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, उस केस का निपटारा हो जाएगा। यानी पत्नी ने केस किया है, माँ बाप ने किया है, बच्चों ने किया है, तो 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट क्या करेगी, उस केस का डिसीजन ले लेगी कि आपको कितना मेंटेनेंस देना है, या देना है या फिर नहीं देना है। और वो कैसे डिसीजन लेती है, इसकी हैसियत देख के। तो ठीक है, अब यहां पे कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी कि जिस दिन केस लगाया है, क्या उस दिन से लेके मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या जिस दिन 60वें दिन कोर्ट ने डिसीजन लिया, 60 दिन से पहले भी डिसीजन ले सकती है, या जिस दिन कोर्ट ने डिसीजन लिया है उस दिन से आगे तक का उसको मेंटेनेंस देना है। अगर मेंटेनेंस देना है तो महीने का 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जितना देना वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, यानी कब से लेके फिर आगे तक। तो इन 60 दिन के अंदर जो वकील का जो खर्चा लगा है, कोर्ट का जो खर्चा लगा, क्या वो भी मेंटेनेंस, वो भी खर्चा पानी इसको देना है? तो ये सब क्या करेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर कोर्ट को सही लगा कि पहले दिन से, जिस दिन से एप्लीकेशन आई है उस दिन से मेंटेनेंस देना स्टार्ट करो इसको, अपनी पत्नी को 5,000 रुपए का, अपने बच्चों को 5,000 का, अपने माँ बाप को 7,000 रुपए का, तो उस दिन से ही इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन पत्नी ने केस किया, बच्चों ने केस किया, माँ बाप ने केस किया, उस दिन से जो वकीलों की जो फीस लग रही है, जो कोर्ट की जो फीस लग रही है 5,000, 10,000, वो भी अब तू ही देगा। तो ये चीज क्या करेगी, कोर्ट डिसाइड कर लेगी। ठीक है, तीसरी बात बताता है पनिशमेंट की, कि कोर्ट ने इसको ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन अगर ये इन ऑर्डर पे खरा नहीं उतरता है, यानी कि मेंटेनेंस टाइम पे नहीं पहुंचाता है, तब कोर्ट उसको सजा देगी जी, पनिशमेंट देगी। पनिशमेंट बता रखी है, देखिए कैसे पनिशमेंट देगी।
अगर किसी इंसान को 1 महीने का भत्ता बता रखा, कोई भी रकम बता रखी है कि अगर तुझे भाई 1 महीने का 5,000 रुपये देना, 10,000 रुपये देना, मान के चलते हैं 10,000 रुपये का ऑर्डर दे दिया, और 10,000 रुपये जो तुझे जो देने हैं ना, वो महीने की आखिरी 30 तारीख को देने हैं। देखो ये चीज बता चुका हूँ कि कोर्ट डिसाइड करेगी कब देना है, कब से कब और कौन सी तारीख को, ठीक है। तो महीने की तेरे को आखिरी की 30 तारीख को 10,000 रुपये देना अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और ये नहीं दे पाता है। ये जैसे पहली तारीख से लेके 30 तारीख आ गई और 30 तारीख को ये फिर नहीं दे पाता है, तब ऐसे में इसको पनिशमेंट भी मिल जाएगा। 1 महीने के भत्ते के लिए इसको 1 महीने की जेल, ये सजा होती है। और अगर ये 2 महीने का भत्ता नहीं देता, 2 महीने का मेंटेनेंस नहीं देता, तो 2 महीने की जेल। अगर 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं देता तो 3 महीने की जेल, और 6 महीने का मेंटेनेंस नहीं देता तो 6 महीने की जेल। तो ऐसा इसको सजा मिल जाएगी। लेकिन ये सजा कोर्ट देती कैसे है? ये सजा कोर्ट तभी देगी जिसको मेंटेनेंस नहीं मिला, अगर वो ये बात कोर्ट को बताएगा तो। देखिए मान के चलिए अब इस इंसान को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना था, 30 तारीख को मेंटेनेंस देना था, तो 30 तारीख से पहले तो केस कर ही नहीं सकती कि 28 तारीख को केस लगा दिया कि मेरे पति ने अभी तक मेंटेनेंस नहीं पहुंचाया। भाई करार तो आने दे, जो तारीख का जो करार है, 30 तारीख को आपका करार है, वो तारीख तो आने दे पहले, तो उस तारीख के बाद ही केस होगा। पहली चीज तो नोट कर लीजिए, भाई अभी तक तो करार ही नहीं आया, तो 25 तारीख को क्यों करेगी केस? पहले वो तारीख तो आने दे। वो तारीख को आने के बाद अगर तब तक पैसे नहीं आते, मान के चलिए पत्नी के पैसे नहीं आए, तब ये अगली 1 तारीख को, यानी 30 तारीख के बाद 31 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, तब ये केस करेगी, यानी कोर्ट को बताएगी कि जी मेरा इस महीने का भत्ता उसने नहीं दिया, मेरा उसने मेंटेनेंस नहीं दिया, तब कोर्ट सजा देगी। और अगर ये बताएगी ही नहीं तब कोर्ट सजा नहीं देगी। अब इसके बताने का भी एक टाइम है। टाइम कब से है? जिस दिन इसको भत्ता मिलना था उससे आगे, यानी कि अगले मान के चलते हैं 1 तारीख है, 31 नहीं मानते, 1 तारीख मानते हैं, उस 1 तारीख से लेके आगे के जो 12 महीने तक, 12 मंथ तक का इसके पास टाइम है कि अगर इस टाइम के अंदर आके ये कोर्ट को बता देती है कि पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 11 महीने से, 12 महीने से वो मेरा मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तब कोर्ट क्या करेगी? तब उसको जितना महीने के लिए उसने मेंटेनेंस नहीं दिया उतने महीने के लिए उसको जेल भेज देगी। लेकिन अगर 12 महीने के बाद अगर ये बताएगी ना, तब ये चीज नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसका भी एक टाइम पीरियड है कि कोर्ट ने डिसाइड कर लिया जिस दिन तेरा मेंटेनेंस आना था उस दिन नहीं आया, उससे अगले दिन से लेके और 12 महीने तक, यानी पूरे 1 साल तक अगर तू कोर्ट को बताएगी तब तो हम उसको जेल में भेज देंगे। और तू अगर 2 साल बाद आई, 2 साल बाद आके कहती है जी वो तो 2 साल से मेरा मेंटेनेंस दे ही नहीं रहा, तो अब कौन दिलवाएगा भाई? जो टाइम पीरियड है वो तो 12 महीने का है ना। तो समझ में आई। लेकिन अगर कोई इंसान मान के चलो मेंटेनेंस नहीं देता है और जेल में चला जाता है, जेल में चला गया और मेंटेनेंस देना था उसको 10,000 रुपए, लेकिन उसके पास थे 5,000 रुपए, वो कह देता जी मैं 5,000 रुपए देता हूं, 5 मेरे पास नहीं है, एक बार 5,000 रुपए है, तब ऐसे में अब 10,000 का जो आधा हो गया 5,000 हो गया, तो 1 महीने की जो उसको सजा मिलेगी, 1 महीने की आधी ही सजा मिलेगी। यानी कि ठीक है भाई 15 दिन की जेल काट ले, 5,000 रुपए दे दे। तो ऐसा भी ऑप्शन है। अगर किसी को 10,000 रुपए मेंटेनेंस देना है और अगर उसने वो मेंटेनेंस नहीं दिया तो बदले में 1 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन वो कह देता जी मेरे पास एक बार 5,000 रुपए पड़े हैं, तो 5,000 रुपए अगर इसको दे देगा तो अगर आधे पैसे दे दिए तो सजा भी आधी मिलेगी, फिर महीने की सजा नहीं मिलेगी। तब अगर आधे पैसे दे दिए तो अब सजा भी 15 दिन की काटनी पड़ेगी, 15 दिन अपना फ्री है। तो ऐसा होगा जी। तो यहां तक समझ में आई, पनिशमेंट ऐसी मिल सकती है अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता तो। लेकिन कुछ पति ऐसे होते हैं और कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं कि पति उसको रखना चाहता है कि भाई जज साहब मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, मैं इसका गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार हूं, मैं इसके साथ जीना चाहता हूं, लेकिन पत्नी रहने के लिए तैयार नहीं होती है। तब ऐसे में वो तैयार क्यों नहीं है रहने के लिए, इस चीज का रीजन भी जज साहब पूछेंगे कि मान के चलिए ये कोई लड़की, ये कोई पत्नी है और ये कोई पति है। पति ने कोर्ट में आके कह दिया जी मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ और इसको मैं पालन पोषण के लिए सारा खर्चा दूंगा, जो भी इसका खर्चा है भाई, जो इसको जींस लेनी है, जो इसको अपना मेकअप का सामान लेना है, खाना पीना जो सा है मेरा है वो सारा मैं करवाऊंगा और मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, अलग नहीं होना चाहता। अब कोर्ट पत्नी से पूछेगी कि भाई आपको दिक्कत क्या है फिर साथ में रहने से। अगर इसने कोई ऐसी बात बताई और कोर्ट को अच्छी नहीं लगी, जैसे इसने कह दिया जी नहीं मैं तो बस अपना अलग रहना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्यों नहीं रहना चाहती वो तो बता।
जब तेरा सारा खर्चा पानी उठा रहा है, तेरे सारे नखरे उठा रहा है, तू रहना क्यों नहीं चाहती? तो अगर इसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं मिला, तब कोर्ट वो मेंटेनेंस इसको नहीं दिलवाएगी लड़की को। लेकिन अगर लड़की ने कह दिया जी ये तो किसी दूसरे के पास जाता है, ये तो दूसरे के पास में सोता है, इसने तो कोई सौतन बना रखी है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तब कोर्ट फिर इसको मेंटेनेंस दिलवा देगी। यानी कि कोर्ट ये भी पूछेगी मेंटेनेंस दिलवाने से पहले कि आप इसके साथ में क्यों नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये आपको रखना चाहता है, रखने के लिए इसने सेक्शन 9 भी किया है, फिर भी आप नहीं रहे, तो वो चीज रीजन पूछेगी, और अगर रीजन में दम लगा तब इसको मेंटेनेंस दिलवा देगी, और अगर रीजन में दम नहीं लगा तब वो मेंटेनेंस इसको नहीं दिलवाएगी, तब ऑर्डर दे देगी अगर पति के साथ रहना तो रहो, और अगर किसी और के साथ रहना तो मत रहो। तो ये कहता है जी। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है, पहली बात जिम्मेदारी किसकी बनेगी, दूसरी बात कब से स्टार्ट करवा सकती है मेंटेनेंस, तीसरी बात पनिशमेंट क्या मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो तीनों बातों में कोई भी डाउट हो मेरे को जरूर बताएं। अगली बात ये कहता है कि अगर पत्नी का चक्कर किसी और के साथ में हो, अगर पत्नी का चक्कर किसी और के साथ में हो, तब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पत्नी का अफेयर किसी और के साथ में हो, तब पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। देखिए अफेयर का मतलब क्या है, देखिए एक तो होता है एज ए फ्रेंड, कि कोई भी लड़का किसी लड़की को दोस्त बना सकता है, और कोई भी लड़की किसी लड़के को भी दोस्त बना सकती है, सभी के पास में राइट है। लेकिन अफेयर का यहाँ पे जो मतलब है ना, अफेयर का मतलब है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ में फिजिकल रिलेशन भी बना रही है। फिजिकल रिलेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो अगर वो उस सिचुएशन में उसके साथ अगर रह रही है ना, तब उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट क्या कर देगी, मना कर देगी, भाई ऐसी औरत को मेंटेनेंस नहीं देना, ऐसी वुमेन को मेंटेनेंस नहीं देने की जरूरत है जो अपने पति को छोड़ के अगर किसी और के साथ में ऐसे सो रही है, फिजिकल रिलेशन में रह रही है। देखो दोस्त बना सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे शादीशुदा औरत हो, शादीशुदा औरत भी दोस्त बना सकती है, शादीशुदा आदमी भी, जेंट्स भी किसी लड़की को दोस्त बना सकता है, दोस्त कोई भी बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं ना एज ए फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन उस एज ए फ्रेंड की आड़ में अगर वो उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, तो पत्नी भी मना कर सकती है रहने के लिए, कि मेरा पति तो किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, यानी कि सौतन के साथ में, तब मैं उसके साथ में नहीं रहूंगी, मेरे को गुजारा भत्ता दो। तो ऐसे में कोर्ट पत्नी को दिलवाएगी मेंटेनेंस। लेकिन अगर पति ये बात प्रूफ कर देता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशन में रह रही है, तब कोर्ट पति के हक में फैसला देगी, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिलवाएगी। और अगर कोई पत्नी ऐसे रह रही है, तब पति को डिग्री भी मिल जाती है तलाक की, और वो तलाक भी ले सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। ठीक है, इससे अगली बात ये कहता है कि अगर पत्नी साथ नहीं रह रही, अपनी मर्जी से नहीं रह रही, जैसे कोई पति है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, कि जी मैं अपनी पत्नी को, मेरी अर्धांगिनी को, भाग्यवान को अपने साथ रखना चाहता हूँ, और इसका सारा खर्चा, इसके सारे नखरे उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन वो बिना कारण उसके साथ नहीं रह रही है, जाके अपने मायके में अपनी मर्जी से रह रही है। ठीक है, जाके किसी पीजी में रह रही, किसी अपने दोस्त के साथ में रह रही, अपनी मर्जी से रह रही है जी, अलग बिना रीजन के, कि पति बेचारा अच्छा खासा कमाता है, भोला भाला है, और दिखने में भी ठीक ठाक है, और गलत भी नहीं चल रहा है, फिर भी उसके साथ नहीं रह रही, अच्छा व्यवहार उसके साथ कर रहा है, फिर भी नहीं रह रही, फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस कब मिलेगा, जब पत्नी क्या होगी, इनकैपेबल होगी, यानी कमाने में असमर्थ होगी। और अगर वो अच्छा खासा कमाती हो, तब भी मेंटेनेंस नहीं देना पति को। ठीक है, ऐसी तो बहुत सारी जजमेंट है, मेरे पास भी रखी हुई है, और वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, बहुत सारी जजमेंट मिल जाएंगी कि अगर पत्नी अच्छा खासा कमाती है, और फिर अगर पति से वो मेंटेनेंस मांगती है, तब पति को मेंटेनेंस नहीं देना। तो ये मेंटेनेंस तब देना पड़ता है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये लोग क्या हो, इनकैपेबल हो, यानी कि जो माँ बाप है, अब देखिए माँ बाप मान के चलो, कोई पापा है, उनकी कोई अच्छी खासी ऐसी सैलरी आ रही है, अच्छी खासी उनकी कोई ऐसी पेंशन आ रही है, तब वो उनकी पेंशन से उनका गुजारा हो रहा भाई, तब बच्चे पे बर्डन क्यों। इसी तरह पत्नी, अगर पत्नी महीने का कोई सरकारी नौकरी कर रही है, 50-60 हजार रुपये कमा रही है, प्राइवेट नौकरी करके 30-40 हजार रुपये कमा रही है, भाई जब तू खुद अपना गुजारा कर रही है, तो इसके ऊपर बर्डन क्यों। बस समझ गए। बच्चों की तो चलो मजबूरी, 18 साल से पहले बच्चे नहीं कमा सकते, माइनर है, इनका तो चलो इसको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जब ये खुद कैपेबल है, तो फिर इसके ऊपर बर्डन क्यों। ये बात कोर्ट भी कहती है, अगर पत्नी कैपेबल है तब भी मेंटेनेंस नहीं देना, और पत्नी अगर अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तब भी मेंटेनेंस नहीं देना। लेकिन ये 5 तरह की बात कहता है, 5 आई थिंक क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर पति बेचारा, ये जो इंसान है जिसके ऊपर कोर्ट ने ये बर्डन डाल रखा है, ये जिम्मेदारी दे रखी है, जिसको जिम्मेदार ठहरा रखा है, अगर यही नंगड़ हो, तो यानी कुछ नहीं कमाता हो, तो
बेचारे के पास कोई काम नहीं, धंधा नहीं, वो कहते हैं ना भाई बेरोजगारों का राजा है ये, सबसे बड़ा बेरोजगार यही है। लेकिन इसकी वाइफ अच्छा खासा कमाती है, महीने का 20-30 हज़ार रुपए सिलाई कढ़ाई करके अपना ब्यूटी पार्लर में जाके कोई कंप्यूटर सिखा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अच्छा खासा कमा लेती है। तब ऐसे में क्या ये पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है? ले सकता है जी। सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर पति बेचारा कमाने में असमर्थ, देखिए कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है पति के साथ में कि पति पहले अच्छा कमाता था, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो गई, जैसे फेफड़े गल गए, कोई टीबी की बीमारी हो गई, कोई कैंसर हो गया। अब ऐसी बीमारी के बाद तो फिर वो बेचारा कमाना बंद कर देगा ना, ठीक है। तो कोई किडनी में दिक्कत हो गई, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो दोनों पाँव चले गए, दोनों हाथ चले गए, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसे कई केसों में हुआ भी है। लेकिन उसकी पत्नी भी अच्छा खासा कमा रही थी, अब पत्नी बेचारी अलग रहने लग गई कि मैं इस पति के साथ क्यों रहूं, इसका बोझ मैं क्यों उठाऊं। तो भाई उस पति का बोझ अब उस पत्नी को उठाना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये दोनों दंपत्ति है, ठीक है, ये दोनों दंपत्ति है। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी इसकी है, तो इसके रख रखाव की जिम्मेदारी इसकी है। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी की बनती है कि पत्नी अपने पति को पाले। भाई वो अब लाचार हो गया तो क्या हो गया, उसने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, हो भी सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। और पत्नी अगर अच्छा खासा कमाती है तो सेक्शन 24 पति कर सकता है। तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग क्या होगा, पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा पति के गुजारा भत्ता के लिए। तो ये था आपका सीआरपी या सेक्शन 125। तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी, कौन कौन लोग मेंटेनेंस ले सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस अगर नहीं दिया तो कितनी सजा मिलेगी, 1 महीने के मेंटेनेंस के लिए बदले 1 महीने की सजा। बात समझ में आई? तो इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कब मेंटेनेंस नहीं देना, अगर पत्नी का चक्कर किसी और के साथ में और उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रह रही है, अगर पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है, या पत्नी खुद अच्छा खासा कमाती है, तब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो कोई भी डाउट आया हो मेरे को आप ज़रूर बताएं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर लिख दें। क्लास समझ में आई या नहीं आई? थैंक यू वेरी मच।